अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुआ है और मैं बानी हूँ और होस्ट हूँ जिसको कहते हैं इस पॉडकास्ट की, जिसका नाम लाइट अप विद शुआ है। ये हफ्तावार प्रोग्राम है जो मैं बाशऊर वालदैन कैसे हो सकते हैं आप, बाशऊर तरीके से आप ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ये उस टॉपिक पे है। आज मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही ज़बरदस्त एक यंग पर्सन है जो लाहौर में इस वक्त बैठी हुई हैं। उनका नाम सादिया है। वो अपना तारुफ करवाएंगी और अपने बारे में बताएंगी वो करती क्या हैं। जी सादिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ होने का। थैंक यू शुआ, आपका भी। मेरा नाम सादिया आतिफ है। मैं रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, ऑटिज्म इंटरवेंशनल स्पेशलिस्ट हूँ और डायरेक्टर और फाउंडर हूँ स्टेप अहेड पर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। कब, कितने साल से आप कर रही हैं ये? मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड में। और आपका क्या तजुर्बा है इसके बारे में? मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा है? आप इसमें लगी रहेंगी या हम मतलब छोड़ देंगी इसको, क्या करेंगी? अच्छा, इसके अंदर तजुर्बा से ज़्यादा मेरी एक कह लें कि इमोशनल अटैचमेंट है। वो इस तरह से है कि मैंने ये फील्ड जॉइन की अपने भाई की वजह से। मेरे भाई को ऑटिज्म है और 21 साल उनकी एज है। और जब उनके साथ उनकी ज़िंदगी की हमने स्ट्रगल्स को देखा, उनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारी और कौन-कौन सी मुश्किलात हम का सामना हमें करना पड़ा, तो वो करते-करते मैं इस फ़ील्ड में आई और उसके बारे में पढ़ा और सब कुछ सीखा। और जब उसको देखा तो फिर उसके साथ और भी ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनको अब हेल्प हम दे रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके बच्चों के लिए आगे उनको गाइड भी कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो इसका मतलब है कि ये आपने अपने भाई से शुरू किया। आपके बच्चे माशाल्लाह कोई उनको न्यूरो प्रॉब्लम नहीं है, दे आर फाइन और नॉर्मल हैं। वो जी, वो उनके ऊपर नॉर्मल क्या है। असर आता है जब आप इस तरह का काम करती हैं, ऐसे बच्चों के साथ आप काम करती हैं, वो कैसे इसको देखते हैं? अच्छा, बच्चों के अंदर हमदर्दी से ज़्यादा एहसास पैदा हुआ है। एहसास किस चीज़ का कि जब अपने मामू के साथ रहे और उन्होंने देखा, ज़ाहिर बात है मेरे भाई को थेरेपी की ज़रूरत थी, जब मुझे पता चला और फिर हम उन्हें लाहौर में लेके आए साहिवाल से। तो एहसास बहुत पैदा हो गया। एहसास किस चीज़ का? दूसरों का ख़्याल करने का। एहसास ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैदा होगी। और फिर पता चला कि जिन बच्चों को या जिनके बारे में हम ऐसा सोचते हैं या हम इर्द-गिर्द देखते हैं, तो वो बच्चे बेईमानी नहीं होते। हम उनके साथ बहुत सा काम कर सकते हैं, वो बच्चे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इन बच्चों की तरह ही वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल हो सकते हैं। हो सकते हैं। अगर ऑटिज़्म की हम बात करें कि ऑटिज़्म किसको कहते हैं? जी। आजकल ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि उसको ऑटिज़्म हो गया, बच्चा बोल नहीं सकता था, बच्चे की स्पीच बहुत लेट हो गई है, बच्चे को अभी तक बोलना नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या माँ-बाप बुलाते हैं तो वो बात नहीं कर रहा। ऑटिज़्म बेसिकली इसकी जो बुनियादी तौर पर जो अलामात हैं इसकी, उसके अंदर समाजी राब्तों के अंदर मुश्किल होती है, सोशलाइज़ेशन के अंदर। इनके कई रवैये ऐसे होते हैं जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिनको आम रूटीन के अंदर कोई इंसान नॉर्मल तरीके से नहीं लेता कि आम हमारे बच्चे इस तरह से करते हैं, जैसे हाथों का हिलाना, अपने जिस्म को हिलाना या कोई एक जो काम कर रहा है या कोई हरकत इस तरह की कर रहा है कि वो बार-बार करता ही जा रहा है। या कोई चीज़ आपने उसको पकड़ा दोहरा दी, रहा है, वो ऊपर हो दोहरा गया रहा या है या थोड़ा-सा, हाँ, दोहराना। चिढ़ाता जा रहा है, हुँ। मारता जा रहा है या चीज़ों को तोड़ता जा रहा है और फिर बात करने में बहुत मुश्किल उसको पेश आती है, या तो वो बोल नहीं सकता और अगर बोलता है, तो बहुत कम बोलता है और कई बेमायनी गुफ्तगू करता है कि उसकी बात की आपको समझ नहीं आती। हुँ। अच्छा। तो उनमें ये एहसास ज़िम्मेदारी और एहसास होना, ये आई थिंक बड़ी बात है कि लोगों को, दूसरों को उसी तरह से कबूल करना, एक्सेप्ट करना कि जैसे वो हैं। उनको ये ना समझना कि वो हमसे जी, कमतर हैं। तो आपके बच्चों में ये एक बिल्कुल। ह्यूमैनिटी का अंसर ज़्यादा आ गया ना? ठीक है? जी, और हाँ। शुक्र है कि बहुत छोटी एज के अंदर उनके अंदर ये चीज़ आई है हुँ। कि वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं और मामू के बाद भी, मतलब मेरे भाई के बाद हुँ। भी अ,
उसके साथ तो अपनी उनकी एक अटैचमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी बच्चे हैं हमारे स्कूल में, हमारे सेंटर में, उनके साथ उनकी अटैचमेंट काफी ज्यादा है कि वो उनके अंदर एक एहसास है कि हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। ये जो ऑटिज़म है इसको थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए ज़रा एक्सप्लेन कर सकती हैं उर्दू में, जितना आप कर सकें, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश की टर्म्स भी होती हैं, तो उर्दू में, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि ये क्या है। और उसको इतना हर चीज़ को ऑटिज़म नहीं आप कह सकते, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगे तो आप प्रॉपर ट्रेनर से, जो आपकी तरह ट्रेंड हो, जो एजुकेटेड हो उस मामले में, उससे कराएं। हर किसी के सिर्फ ये कहने से कि वो एक्सपर्ट है मत जाएं उसमें। उसके बारे में भी आप जरा कहिएगा, लेकिन पहले आप इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो ऑटिज्म हम किसको कहते हैं? ऑटिज्म एक सतरंगी छतरी की तरह है, जिसको हम इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं, कि वो एक सतरंगी छतरी की तरह है। जिस तरह उसके नीचे काफी सारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नीचे काफी सारे डिसऑर्डर उसके अंदर शामिल होते हैं। तो अगर हम ऑटिज्म की बात करें, उसके अंदर बच्चों का आंख में आंख डालकर या आंख मिला के बात ना करना होता है। उसके अंदर एक मखसूस किस्म के रवैये हैं जो बच्चे जाहिर करते हैं, अपने जिस्म को एक खास तरह से हरकत करना। अगर गोल गोल घूम रहे हैं तो घूमते ही जा रहे हैं, अगर किसी चीज की तरफ देख रहे हैं तो काफी देर उसकी तरफ देखते जा रहे हैं। किसी दरख्त को अगर आप वो बच्चा देख रहा है तो आपके लिए वो एक दरख्त है, लेकिन हो सकता है कि उस दरख्त के ऊपर चलता हुआ कोई कीड़ा उस बच्चे को नजर आ रहा है, और वो सिर्फ उसकी सारी की सारी जितनी अटेंशन है वो उस कीड़े के ऊपर जा रही है। माइनर से माइनर छोटी सी छोटी डिटेल वो बच्चा उसको देख रहा है। इसके अलावा बात करने के अंदर इन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आती है। अल्फाज होते हैं, बहुत कम होते हैं, बाजुकात बेमानी अल्फाज होते हैं, या वो आपको बता नहीं सकते। और देखें, अगर वो बच्चा बात उस तरह से नहीं कर पाता तो वो कैसे बताएगा आपको? अगर एक नौमौलूद बच्चा होता है, उसने दूध पीना है, तो वो माँ को कैसे बताता है? वो रो के बताता है। तो वो उसके बोलने का जो अंदाज है वो रोना है उस वक्त, कि वो रो के माँ को बता रहा है, माँ समझ जाती है अच्छा रो रहा है, इसको भूख लगी है, इसने दूध पीना है। इसी तरह से जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे होते हैं, ये इनके मुख्तलिफ रवैये होते हैं। रोना शुरू कर दिया, चीखें मारना शुरू कर दी, अपने आप को मारना शुरू कर दिया, अपना सर दीवार में या नीचे जमीन पर या इस तरह करना शुरू कर दिया, अपने आप को गिराना शुरू कर दिया। तो हम उसको उन रवैयों को बहुत और तरह से हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि ये पता नहीं इस बच्चे को क्या है, ज़हनी तौर पे माजूर लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल देखिए, डायग्नोज आप बच्चे को एक दफा देखने में डायग्नोज नहीं कर सकते। जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपका भी तजर्बा है, यूएस में आप रह रहे हैं, आपको पता होगा कि इतनी जल्दी वहां पर बच्चों को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी चले जाएं माहिर नफ्सियात के पास या किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपके बच्चे को लेबल करने में उनकी एक मीटिंग ही काफी होती है। आप ऐसे बच्चे को लेबल नहीं कर सकते। पेरेंट्स को ये बताना जरूरी है, जो आप कह रही हैं, कि आप ऐसे माहिर के पास जाएं, अगर वो फौरन लेबल कर दे तो आप थोड़ा सा उसको सोचें कि ये ऐसा नहीं हो सकता जब तक वो उसको ऑब्जर्व ना करे, जब तक उसका पूरा कोई टेस्टिंग ना करे। तो आप उससे मोहतात रहें अगर कोई आपको ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो यूं कहे। ठीक है, एक तो ये भी एक पेरेंट्स को आप कह सकती हैं। जी देखिए, हफ्तों की ऑब्जर्वेशन लगती है इसमें। अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, हम बच्चे के एक एक रवैये को देखेंगे, जानेंगे, उसको परखेंगे, तभी हमें पता चलेगा। एक जैसा मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास कोई आता है, अपना बच्चा लेके आता है, उस बच्चे के लिए मैं भी नई हूँ, उसने मुझे पहली दफा देखा है, उसका मेरे साथ रवैया चेंज होगा, हमारे बाकी बच्चों का भी चेंज होता है। वो भी किसी के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते। अगर हमारे पास बच्चा आया और आते ही मैंने इसको देखा है कि अच्छा मैंने इसको बुलाया है, इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने उसके एक दो इस तरह के रवैये देखे हैं जो मुझे थोड़े मशकूक लग रहे हैं या मुझे सही नहीं लग रहे हैं, और मैं जल्दी से लिख दूं जी आपके बेटे को ऑटिज्म है, ऐसे नहीं होता। हफ्तों की ऑब्जर्वेशन, आपने उस बच्चे को देखा, आपने उसके रवैये देखे, आपने मुख्तलिफ जगहों पर सेटिंग्स उसकी चेंज करके और कमरों के अंदर उस बच्चे को ऑब्जर्व किया,
फिर जाके रिपोर्ट बनती है, इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं बन सकती। सही है, बहुत शुक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरा ख्याल है कि हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं 1 मिनट की बात है कि आप उसको डिक्लेयर कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और इसके बारे में ये जब आप जब ट्रेनिंग देते हैं तो जो वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो भी आप देते हैं, और उसके बाद इन बच्चों का क्या स्कोप होता है? देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारी शुरू होती है वो हमारी 13 साल से ऑनवर्ड शुरू होती है, जब बच्चा टीन में आ जाता है उसके बाद शुरू होती है, और 18 साल तक उस बच्चे की वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। क्योंकि 18 साल से आपको पहले पता है कि हम चाइल्ड लेबर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे पहले आप बच्चों को वैसे भी कहीं पर भी मॉरली एथिकली आप उसको जॉब नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी ट्रेनिंग 18 साल की उम्र तक होती है। ठीक है। तो उसके बाद फिर इनका क्या फ्यूचर है? आप को मतलब आपके पास कुछ ऐसी मिसालें हैं जो वो कुछ कर पाते हैं बच्चे, या उनके वसाइल कम हैं, या क्या है इसका मतलब, इसका कोई मसला है वहाँ पे? हाँ, अगर हम ये बात करें कि जी मैंने देखा है या हमें नजर आता है, तो ये कहना गलत होगा। अभी तक ऑटिज्म का कोई बच्चा इस तरह से आप कभी भी किसी जॉब पर या उस तरह से नहीं देखते, अनटिल एंड अनलेस कि वो बच्चा बहुत ज्यादा हाई फंक्शनिंग ना हो, या वो बच्चा उसकी जो जहानत है वो बाकी बच्चों की जो हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके करीब करीब हो। अच्छा। तो इनकी जो मुस्तकबिल है वो ही तो सबसे ज्यादा फिक्रमंद पेरेंट्स उसके लिए होते हैं, और वो ही सबसे ज्यादा फिक्र की बात है कि बच्चा यहाँ से तो निकल गया, उसने सेंटर्स भी देख लिए, उसने स्कूल भी देख लिए, उस बच्चे ने ट्रेनिंग भी ले ली, उसके बाद हम उस बच्चे का क्या कर रहे हैं? तो हमारे एंड पे, स्टेपर हेड के एंड पे जो हमने इकदाम उठा रहे हैं हम, उसके अंदर ये है कि जो हमारी लड़कियां हैं हम उनको पॉलर के अंदर आगे उनको करवा रहे हैं, पॉलर का कोर्स करवा रहे हैं, जिसके अंदर प्लकिंग और थ्रेडिंग के अलावा, क्योंकि इन बच्चों के फाइन मोटर में इशू होता है, और ये प्लकिंग और ये थ्रेडिंग ये थोड़े ज्यादा बारीकी से करने वाला काम है। तो बाकी फेशियल में, मसाजेस में और मैनी पेडी में, इन चीजों में हम इन बच्चों को लेके आ रहे हैं जो इनके लिए सेफ हो, ताकि हेयर कट, सीजर के साथ कटिंग, ये चीजें उसके अंदर नहीं होंगी। ओह, अच्छा अच्छा। और जहां तक लड़कों की बात है, तो लड़कों के लिए भी इसी तरह से हम आगे फील्ड देख रहे हैं, म्यूजिक की देख रहे हैं, लकड़ी के काम की देख रहे हैं, और पेंट की देख रहे हैं, जो इन बच्चों के लिए सेफ हैं और ये आसानी से कर भी सकते हैं। लड़कियां भी नहीं कर सकती पेंटिंग या आर्टिस्ट्री की साइड पे? वो जो पॉटरी होती है, पेंटिंग होती है, कढ़ाई सिलाई होता है। अच्छा, कढ़ाई में वो सुई होगी, इसलिए सेफ्टी का आंसर है। सेफ्टी की वजह से भी है, और जो आप आर्ट्स की बात करें, और आर्ट्स भी बहुत अच्छी ऑप्शन है जो हम लोग स्कूल्स में करवाते हैं, लेकिन हर बच्चे के आपको लेवल और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी 4 बच्चियां हैं, और 4 बच्चियों में से 2 इंटरेस्टेड हैं बहुत ज्यादा पॉलर के काम के लिए। अच्छा। तो वो बहुत इंटरेस्ट इसमें लेती हैं कि हमारी कब आएंगी ब्यूटिशियन, हमें कब सिखाएंगी। अच्छा। उन्होंने टाइम अपना उनके साथ सारा किया होता है, बायोलॉजिकल सेट की हुई है। अच्छा। तो इसको बड़े लेवल पे आप चाहती हैं कि ये इसके लिए कुछ इकदाम किए जाएं कि जी, जब इस तरह बच्चे ज़्यादा, एक तो स्कूल्स हों ट्रेनिंग के, उसके बाद वो आगे उनका फ्यूचर क्या हो, वो कमाएं कैसे, सस्टेन कैसे करें अपने आप को? ये तो आपका तो एक बहुत लिमिटेड हो गया ना, इतने लोग। आपको ये है इसके स्टेटिस्टिक्स, कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ ऑटिस्टिक या इस तरफ, ये जो न्यूरो डिवर्स इशू है? रेशो है जो रोज बरोज बढ़ रही है। अच्छा। ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी कोई इसका काउंटडाउन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज बरोज इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। उसकी एक रीजन ये भी है कि अवेयरनेस हो रही है। पहले पेरेंट को ये लगता था कि कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई भी तुम्हारा 5 साल की उम्र में बोला था, तुम्हारे अब्बू भी इतनी साल की उम्र में बोले थे, तो ये बोल पड़ेगा। वो टाइम डिले होता जाता था बच्चे का। अब ये है कि जैसे बच्चा 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र में आता है, पेरेंट को बड़े शहरों में बहुत हद तक अवेयरनेस है, लेकिन छोटे शहरों में अभी तक अवेयरनेस नहीं। अच्छा, सही है। तो
जैसा आपने अभी बात की है किसी बड़े लेवल पे शुरू करने की, तो जाहिर बात है हमारा एक सेटअप है, हम अपनी एक छोटी सी काविश कर सकते जी हैं। जी। बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को और इन इदारों को इन्वॉल्व होने की जरूरत है, इनको देखने की जरूरत है। सारी बात है, ये बच्चे हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं हम्म। और ये हमारे लिए उतने ही अहम हैं जितने हमारे दूसरे बच्चे अहम हैं, जी जी, सही है। तो क्या बल्कि ये, ये ज्यादा अहम है। जी पढ़ लिख कर वो जिसका निकल जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे, पेरेंट का सबसे बड़ा खौफ होता है कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरे बच्चे का कौन है, अगर मैं नहीं हूं मेरे बच्चे को कौन देखेगा, इसका कौन ख्याल करेगा। हम्म ऐसे तो कोई सेंटर्स नहीं बने जो माँ बाप के बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी को कबूल कर सके। हम्म। तो इसको कैसे हम मतलब बढ़ा सकते हैं, या गवर्नमेंट या इदारों को इस चीज़ का एहसास दिला सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इशू है? क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि है ये हमारे उसमें लिस्ट में, हमारे कौमी लिस्ट में गवर्नमेंट के या लोगों के, कि जी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमने मैनेज करना है, या क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं है इस पे? देखिए, पेरेंट्स तो डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर कोई ना कोई इस तरह से अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते रहते हैं, लेकिन जरूरत हमारी गवर्नमेंट को है कि कोई ऐसे अदारे हों। और अदारे होने से सिर्फ एक, देखिए, बिल्डिंग इमारत बनने से वो बात नहीं बनती। राइट राइट। उस इमारत में क्या हो रहा है, काम कौन कर रहे हैं, क्या वो अपनी सही तरह से ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, फराइज पूरे कर रहे हैं, इन बच्चों को कुछ सिखा, इन बच्चों को तो अपने जूते पहनना, खाना खाना, टॉयलेट जाना, तहारत करना, नहाना, टूथब्रश करना, कोई एक काम नहीं है इन बच्चों की जिंदगी का। इनको अपनी ही जिंदगियों में वापस रूटीन में लेके आना, उनको सिखाना बहुत बड़ा मार्का है। तो आप किस किस उस पर काम करेंगे? ये तो बाकी इस मुल्क के मामलात हल नहीं होते। पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है, इतने और किस्म के इश्यूज इतने चल रहे हैं, महंगाई इतनी है, और ऊपर से इन बच्चों की फीसें दूसरे बच्चों से दुगनी होती हैं। क्योंकि इतनी आपने बताया, ये बताइए कि कितने, एक बच्चे के लिए कितने टीचर्स चाहिए होते हैं तकरीबन? बिल्कुल, देखिए, एक बच्चे के लिए ही आपको 3 से 4 बल्कि 5 टीचर की जरूरत होती है, जिसमें आप मौसीकी का टीचर अलग रखते हैं जिसको म्यूजिक थेरेपिस्ट कहते हैं, और कारी साहब हम वैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्पीच के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुरान पाक प्री वोकल्स देता है हमारे, जिसको हम लोग स्पीच थेरेपी में ब से स्टार्ट करवाते हैं, सारे वॉल्स वगैरह इंट्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर, तो वो कोई और नहीं देता। कुरान का सेशन लाजमी स्कूल में होना चाहिए। अच्छा। फिर वो अपने कुरान का किया, उसके साथ नॉर्मल स्टडीज का आपने किया, वो एक टीचर उनके लिए अलग होता है, ABA थेरेपिस्ट उनका अलग होता है। इसी तरह ये जैसा ब्यूटिशियन का बताया, वोकेशनल का बताया, सेंसरी नीड्स पूरी करने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट अलग होता है। तो एक बच्चे को हम पूरा एक प्रोग्राम दे रहे होते हैं। म्यूजिक थेरेपी किसको कहते हैं? अच्छा, म्यूजिक थेरेपी के, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। म्यूजिक थेरेपी के एक नहीं, बहुत से फायदे हैं। एक तो ये है कि जो जिस तरह हमारे बहुत ज्यादा कोई हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको काम करने के लिए बहुत स्लो और बड़ा स्मूथ सा, बड़ा कामिंग म्यूजिक लगाया जाता है, ताकि बच्चे थोड़ा के काम डाउन हो जाए और उनकी जरा जो हाइपर एक्टिविटी है वो कंट्रोल हो जाए। इंस्ट्रूमेंटल होता होगा ना? म्यूजिक थेरेपी को इंस्ट्रूमेंटल होता होगा ना, इंस्ट्रूमेंट्स का? हाँ जी, अच्छा। वायलिन आ रहे हैं। इसके साथ जी, म्यूजिक हेल्प करता है स्पीच के अंदर। कई बच्चे हैं जिनको ब्लो करना नहीं आता, फूंक मारनी नहीं आती है, उसके लिए आपके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बांसुरी होती है, या मुंह से वो जो आप पियानो की तरह का मुंह से भी बजा रहे होते हैं, एक अब वर्ड मेरे हारमोनिका, हारमोनिका, इंस्ट्रूमेंट के, हारमोनिका होता है, हारमोनिका। हाँ। उसपे बच्चों का, वो बच्चे ब्लो करना सीखते हैं, और इससे रिलेटेड और भी काफी होते हैं। एक वो जो यूं इस तरह करके वो बना होता है, सैक्सोफोन होता है, या अब ये म्यूजिक थेरेपिस्ट में, हाँ, नहीं तो वो आपको सारा गाइड करें, इसका नाम है सैक्सोफोन होता है, वो ट्रम्पेट होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ट्रम्पेट होता है। ट्रम्पेट। अब जब उसके अंदर भी ब्लो करते हैं तो बच्चे को वहाँ हवा वो करना से, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारे जैसे हमारे मुंह के अंदर से एक हवा निकलती है, ठीक है, वो आप फील करते हो। इसी तरह उन बच्चों को जब आप बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, जब उनको करना नहीं आ रहा
कि मैंने करना कैसे है। आपको इन बच्चों को हर चीज बतानी है। मैं छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक की भी बात कर रही हूँ। कई बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको चबाना तक नहीं आता, आपको उनको चबाना सिखाना। कई बच्चे हैं जिनके फाइन मोटर्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है, प्रॉब्लम है, बच्चों के फाइन मोटर बेहतर नहीं है। अब म्यूजिक के अंदर जाइलोफोन है, बच्चे उसको भी बजा रहे हैं, वो फाइन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जी, बिल्कुल सही है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि वो जब म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं तो हम, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है ना फ़ौरन से लेबल करने की, तो फिर उसको समझना भी चाहिए कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि म्यूज़िक जो है हमारी नेचर में है, हवा चलती है ज़ोर की तो दरख्त भी आवाज़ निकालते हैं जब हवा से हिलते हैं। सो इट्स म्यूज़िक नॉट नेसेसरीली कि हराम ही है हर लिहाज से, उससे बहुत सी थेरेपीज़ भी हैं। आप हर चीज़ को हराम कर सकते हैं, हर चीज़ को हलाल कर सकते हैं, उस पे मुनहसर करता है कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है ना? आप अभी हम बात कर रहे हैं, अब ऑनलाइन जाना या ऑनलाइन होना बड़ा बुरा भी समझा जाता है, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सर्विस है ये हमारी कि हम एजुकेट कर रहे हैं। सो जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। जी बोलिए, आप कुछ और कहना चाह रही हैं? मैंने आपसे बात की कि फिर उनको ये दूसरे टीचर की जरूरत होती है जो इनके एकेडमिक्स पे काम करते हैं। हमारे यहाँ उर्दू, इंग्लिश, मैथ ये भी पढ़ाया जाता है। और उन बच्चों को अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर, अपने घर का एड्रेस उनको कैसे पता होगा? जब आप उनको इस काबिल करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, कल को बच्चा गुम हो जाता है, वो कैसे अपना आप कैसे बताएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता था, मेरा क्या फोन नंबर है, मेरी क्या चीजें हैं, वो कैसे बताएगा? जब आप इन चीजों की अवेयरनेस देंगे, उसको एजुकेट करेंगे, तभी वो बच्चा आपको बता पाएगा। सही है। मैंने आपसे ये शायद इंग्लिश सेशन में सवाल नहीं किया था कि क्या आप समझती हैं कि हर जो इंसान है वो वालिदैन बनने के काबिल होता है या बनना चाहिए उसको? देखिए, इसमें बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि अगर अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा है तो हम आज इस जगह पर हैं। अल्लाह ताला ने तो एक हमें ब्लेसिंग दी कि बच्चे हमारे हैं और हमने अल्लाह ताला की उससे ब्लेसिंग की वजह से हम माँ-बाप बन गए या माँ बन गए। अब उसके बाद हमने क्या किया? क्या हमने उस बच्चे की बेहतर परवरिश की? क्या जितना उसको टाइम रिक्वायर्ड है हमने उसको उतना टाइम दिया? क्या हम जो बच्चा हमसे जितनी तवज्जो माँग रहा है क्या हमने वो दी? या बस हमने उसको कहा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत काम करके आई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, बस अभी चुप कर जाओ। नहीं। बच्चे को नहीं पता कि इस टाइम आप थके हुए हैं, बच्चे को नहीं पता कि इस वक़्त आपके सर में दर्द है, बच्चे को ये नहीं पता कि आपके अज़वाजी मामलात कैसे चल रहे हैं। बच्चे को ये नहीं पता कि आपके जॉब पर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है। बच्चे को उसका टाइम चाहिए, तो उस नेमत का शुक्र तो अदा करना ही है, उस नेमत को संभाल के भी हमने रखना है। सही है। ये आपने कैसे, ये नेचुरली आता है या आपने अपने माँ-बाप से सीखा या ये आपने स्कूल से सीखा या ये अल्लाह, मतलब कैसे इंसान सीखे कि कितना वक़्त देना चाहिए और जॉब नहीं सिर्फ़ करने शुरू करनी चाहिए या जॉब करना ही ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, या जॉब औरतों को कह दीजिए आपने तो जॉब ही नहीं करनी क्योंकि बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं, इसका कैसे बैलेंस करना चाहिए? आपने कैसे किया? मैंने कैसे किया? देखिए, मेरे लिए तो एक मिसाल मेरी अपनी अम्मी की है, जिनको मैं हमेशा अपना एक रोल मॉडल मानती हूँ। उन्होंने जॉब भी की, उन्होंने घर भी देखा, उन्होंने बच्चे भी देखे, खाने भी बनाए, मेहमानदारी भी की, सब कुछ उन्होंने किया। तो मैंने अपने लिए अपनी माँ को एक रोल मॉडल हमेशा से देखा है और जैसे मैंने ज़िक्र किया कि मेरा भाई भी ऑटिज़्म पर है और ऐसे बच्चे के साथ ज़िंदगी गुज़ारना कोई आसान काम नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, फिर उसको भी सँभालना और सब कुछ करना। और कुछ आपके तजर्बे ज़िंदगी में आपको सिखा भी देते हैं, कई लोगों को बना देते हैं और कई लोगों को बिगाड़ भी देते हैं तजर्बे। कई लोग अपने तजर्बों से सीख लेते हैं और कई नहीं भी सीखते हैं। सही है, सही है, वेरी नाइस। तो इसका जॉब करना, इसका मतलब कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई उसका कौन उसको डिसाइड करे, कौन उसको किसको करना चाहिए कि हाँ अब जॉब करनी चाहिए या अब नहीं करनी चाहिए, या जॉब का क्या आपका आइडिया है इसके बारे में? जॉब करने की अगर हम बात करें तो देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर आजकल जॉब शौकिया भी की जाती है, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए भी की जाती है, इंडिपेंडेंट होने के लिए भी की जाती है और ऑन द अदर हैंड सर्वाइव करने के लिए भी की जाती है। अब कई ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने अर्न करना है, उन्होंने घर चलाना है, सिंगल पेरेंट भी हैं। वो बात सब पे लागू नहीं होती। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूं
तो मेरे 2 बच्चे थे, मैंने पढ़ा भी, मैंने अपना करियर आगे मूव भी किया। मेरे बच्चे जब स्कूल जाने लग गए, उस वक़्त मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया। जब मैंने ये देखा कि हाँ, मेरे बच्चे जाते हैं और 1 डेढ़ बजे मेरा बच्चा स्कूल से वापस आ रहा है, तो तब तक मैं घर आ सकती हूँ। तो अपने उस टाइम पे मैंने मैनेज किया। मैंने ये देखा कि मेरी कोई भी चीज़ मेरे बच्चों के ऊपर नेगेटिव मनफ़ी असरात ना वो डाले। कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे के ऊपर। क्योंकि जॉब अगर मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने करियर के लिए कर रही हूँ, तो मेरा बच्चा उससे क्यों सफ़र करेगा? तो आपने कभी बच्चों को नहीं छोड़ा किसी मासी, किसी मेड, किसी ऐसे किसी के पास? क्या आप फुल टाइम फिर शाम तक आराम से चाय पी के आए? मोस्ट ऑफ द नहीं जी, मेरे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ होते हैं, और अगर हम बाहर कहीं जाएँ भी तो बच्चे मेरे साथ ही होते हैं। और बच्चों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती, और ड्राइवर्स हों या इस तरह के कोई भी लोग हों, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और आप तो मेरा ख्याल है खुद ही ड्राइव करती हैं? मैं खुद ही करती हूँ, और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है, बल्कि काफ़ी इंसिडेंट्स भी देखने में आते हैं कि जो बच्चे ड्राइवर्स के साथ आ रहे होते हैं और वो किस तरह से आ रहे हैं और क्या है, वो खैर एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपके लिए लर्निंग हो जाती है, आपको नज़र आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। इवन कि जो हमारे न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, हम उन बच्चों को एडमिशन देते ही नहीं हैं, जो पेरेंट मुझे ये कहते हैं कि मैं खुद इसको पिक या ड्रॉप नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि बच्चा आपका ड्राइवर के साथ आ रहा है, तो नहीं पता कि रास्ते में क्या हो रहा है। हम अपनी पिक एंड ड्रॉप देते हैं, और हमारा अपनी फीमेल टीचर साथ जाती हैं बच्चे को पिक करने के लिए भी और देन ड्रॉप करने के लिए भी। लेकिन जो पेरेंट खुद करने आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने साथ अपने बच्चे के साथ कंपनी करनी है, उसने साथ खुद आना है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। ये हमने ये एक बड़ा थॉट प्रोसेस है इसमें आपका, कि आप उसको मेक श्योर कर रही हैं कि ये आपके स्टेप से लेके अपने घर के स्टेप्स तक आपकी कस्टडी में जब तक वो बच्चा है, और वो आप उसको घर भी सेफली पहुंचा के आती हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। ये बच्चे हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दूसरे बच्चे भी जो हमारे मेन स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, वो बच्चा भी आपको नहीं बताएगा कि ड्राइवर अंकल ने मुझे उतारा, तो अंकल ने मुझे ऐसे पकड़ा, या मुझे गोद में उतार के नीचे किया, या मुझे ऐसे किया। तो ये बच्चे कैसे बता सकते हैं आप? चाहे जिस एज ग्रुप के भी हैं, बिल्कुल सही है, चीज बहुत नॉर्मल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये जो इशू है, इस पे भी हम कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम एड्रेस करें अपनी सोसाइटी में कि हम अपने बच्चों को कैसे सेफ रखें, और ऐसे बच्चे और ऐसे एडल्ट्स जो बड़े लोग ऐसे क्यों हों जिनसे हमें अपने बच्चों को बचाना हो। ऐसे सोच के मालिक ही क्यों लोग हों, ऐसी सोसाइटी में औरत हो या मर्द हो, ज़्यादातर वो ऐसे हों ही क्यों जिससे हम अपने बच्चों को बचा रहे हों, जैसे कि हम किसी जंगल में हैं जहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। बजाय इसके कि एक इस्लामिक सोसाइटी में तो हमें सेफ़ होना चाहिए ना, कि हम अपने बच्चों को बचाते फिरते हैं, अपनी बेटियों को बचाते फिरते हैं, लड़कियों को बचाते फिरते हैं। तो क्यों नहीं हम उस लेवल पे पहुँचे जब हम इतने मिलाद कराते हैं और इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं और कुरान को चूम के ऊपर रखते हैं, तो पहले तो इंसान को चूम के ध्यान से उसकी रिस्पेक्ट करनी है ना, कि भाई इसकी क्या लिमिट्स हैं हमारी। जाहिलियत के ज़माने में और एक इस्लामी क्या कहते हैं एजुकेटेड माशरे में फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो इसका बड़ा ज़रूरी है। मुझे काफ़ी करीब है, ये भी मुझे भी बॉदर करता है कि बच्चों की जो सेफ्टी है, ये आप कह तो रही हैं, लेकिन हमें भी ये सोचना चाहिए एज अ कौम कि भाई हमें अपने आदमी और हजरात और ड्राइवर्स और उनमें क्यों नहीं ये शऊर कि उनका हक नहीं बनता किसी को भी अपनी ड्यूटी के अलावा कुछ भी करें या किसी को तशद्दुद का निशाना बनाएं। इसलिए मैं थोड़ी ऐड करूंगी कि जब मैंने अपनी जिम्मेदारी मैंने आपको दे दी ना, तो वो आप पर है कि आप मेरी जिम्मेदारी कैसे पूरी करती हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी आपको दे दी, वो जिम्मेदारी अब आपके ऊपर चलेगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको पूरी करें ना करें और कैसे कर रही हैं। तो अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ड्राइवर को दे दी, तो वो फिर ड्राइवर के ऊपर चलेगी। अब ड्राइवर उसको जैसे भी पूरा करेगा, ड्राइवर के ऊपर है। यस, सही है।